नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत के महान्यायवादी के बारे में बताऊंगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 में जो अनुच्छेद 76 है, उसमें भारत के महान्यायवादी के बारे में उपबंध है। और संविधान में ये जो अनुच्छेद 76 है, इसमें महान्यायवादी से संबंधित लगभग सभी प्रावधानों का उल्लेख है। और भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, यानी कि सुप्रीम लीगल ऑफिसर होते हैं। इसके बाद इनकी नियुक्ति है तो अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब इसके बाद इनकी योग्यता का उल्लेख है तो अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी वही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो। आप यहां पे जरा शब्दों को ध्यान से देखिएगा। अब यदि परीक्षा में प्रश्न कुछ इस तरह से पूछ लिया जाए कि महान्यायवादी वही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो, और ऑप्शन में यह दिया हो कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि महान्यायवादी वही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में जज न हो बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि अनुच्छेद 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनने की योग्यता है, उसमें पहला पॉइंट है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट है कि किसी हाई कोर्ट में वे 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, यानी कि वे किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो। तीसरा, किसी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकील रहा हो, या राष्ट्रपति के नजर में कानून का जानकार व्यक्ति हो। इसका मतलब है कि यदि राष्ट्रपति साहब के नजर में कोई कानून का जानकार व्यक्ति है तो राष्ट्रपति साहब उसे भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। आगे महान्यायवादी का शपथ है तो महान्यायवादी के शपथ का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें शपथ दिलाया जाता है और ये संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। इसके बाद इनका वेतन है तो देखिए, इनके वेतन का भी भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, पर इनके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये तो हो गई सिंपल सी बात। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के संचित निधि से वेतन प्राप्त करने वाले ये महान्यायवादी लोक सेवक नहीं हैं, और लोक सेवक नहीं होने के कारण इनके ऊपर आरटीआई एक्ट 2005 लागू नहीं होता, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं ले सकते। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। आगे इनके कार्यकाल के बारे में है तो देखिए, भारतीय संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल सुनिश्चित नहीं है और ना ही इन्हें पद से हटाने की किसी भी प्रक्रिया का उपबंध है। अनुच्छेद 76 केवल इतना कहता है कि भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और यहां पर प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि मंत्री परिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि मंत्री परिषद महान्यायवादी को उनके पद से हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति साहब को करे तो राष्ट्रपति साहब उनको महान्यायवादी के पद से हटा सकते हैं। दूसरा, मंत्री परिषद के विघटन तक वे अपने पद पर रहते हैं, यानी कि जब तक मंत्री परिषद है तब तक वे अपने पद पर रह सकते हैं। इसके बाद इनके कार्य का उल्लेख है तो देखिए, भारत के महान्यायवादी विधि संबंधी मामलों पर भारत सरकार को परामर्श देते हैं, यानी कि कानूनी संबंधी मामलों पर ये भारत सरकार को अपनी राय और परामर्श देते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए कानूनी मसलों पर राष्ट्रपति को भी सलाह देते हैं, यानी कि यदि कोई ऐसा मामला है जिसमें राष्ट्रपति साहब को कोई कानूनी सलाह चाहिए या फिर राष्ट्रपति द्वारा कोई ऐसा मामला महान्यायवादी के पास भेजा गया है जिस पे राष्ट्रपति साहब सलाह चाहते हो, तो इस विषय पर भी महान्यायवादी राष्ट्रपति को सलाह देंगे। तीसरा पॉइंट है कि भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखेंगे। अब यहां पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि ये जो महान्यायवादी होते हैं ये भारत सरकार के वकील होते हैं, और वकील होने के नाते ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, किंतु
इसके लिए इन्हें भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। और यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस का मतलब होता है कि ये भारत सरकार के अलावा किसी और का भी केस कोर्ट में लड़ सकते हैं, किंतु उसके लिए इन्हें भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। आगे देख लेते हैं कि ये क्या नहीं कर सकते। तो देखिए, भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के खिलाफ पद पर रहते हुए कोई पैरवी नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ऐसे किसी मामले की पैरवी नहीं करेंगे जो भारत सरकार के खिलाफ हो। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अनुच्छेद 76 में तो महान्यायवादी से संबंधित बहुत सारे प्रावधानों का उल्लेख है, पर अनुच्छेद 88 भी महान्यायवादी के बारे में कुछ उपबंध करता है। और अनुच्छेद 88 ये कहता है कि भारत का महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में भाग ले सकता है और उसमें बोल सकता है। यानी कि महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वे संसद के किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में भाग ले सकते हैं और उसमें बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं। न केवल भाग ले सकते हैं बल्कि उसे संबोधित भी कर सकते हैं। यानी कि संसद के दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होती है, तो भारत के महान्यायवादी उसमें भाग भी ले सकते हैं और न केवल भाग ले सकते हैं बल्कि उस सभा को ये संबोधित भी कर सकते हैं। इसके बाद संसद के किसी समिति का सदस्य भी हो सकते हैं। यानी कि संसद द्वारा जब समय समय पर समितियों का गठन किया जाता है, तो ऐसे में भारत के महान्यायवादी किसी समिति का सदस्य भी हो सकते हैं। यहां पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि ये उपरोक्त तीनों अधिकार इन्हें प्राप्त है, किंतु उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी कि संसद में जब किसी विषय पर मतदान होगा, वोटिंग होगी, तो इन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं प्राप्त है। आगे देखते हैं। अब महान्यायवादी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि महान्यायवादी प्रथम विधिक अधिकारी होता है। यानी कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ये फर्स्ट लीगल ऑफिसर होते हैं। दूसरा पॉइंट, एमसी सीतलवाड़ पहले महान्यायवादी थे। यानी कि एमसी सीतलवाड़ जो हैं ये भारत के पहले महान्यायवादी थे और ये 1950 से लेकर 1963 तक महान्यायवादी रहे और ये कुल 13 वर्षों तक महान्यायवादी रहे। इसीलिए इनका जो कार्यकाल है वे महान्यायवादी के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। इसके बाद नीरेन डे लगभग 11 वर्ष तक महान्यायवादी रहे। इसके बाद छठवां पॉइंट है, सोली सोराबजी और मिलन कुमार बनर्जी दो बार महान्यायवादी रह चुके हैं। यहां पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि सोली सोराबजी का जो महान्यायवादी के रूप में जो कार्यकाल रहा है वो सबसे कम समय का रहा है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है कि वर्तमान में के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। आप यहां पे देख सकते हैं ये के वेणुगोपाल जी हैं जो भारत के महान्यायवादी हैं, यानी कि भारत सरकार के ये वकील हैं और ये 1 जुलाई 2017 से अब तक यानी कि 16 जून 2020 तक ये भारत के महान्यायवादी हैं। इसके बाद 8वां पॉइंट है, महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। देखिए, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ये भारत सरकार के वकील होते हैं और सरकार का जो स्वरूप है बहुत बड़ा है। ऐसे में केवल एक व्यक्ति सरकार के सभी पक्षों को न्यायालय में नहीं रख सकता है, इसलिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद बनाया गया है और इनके लिए भी वही योग्यता होती है जो कि महान्यायवादी की होती है। और इन दोनों का यानी कि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है और इनका कार्य भी भारत सरकार के विभिन्न न्यायालयों में पैरवी करना है। इन सभी बातों को आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा। इस तरह से महान्यायवादी से संबंधित सभी पहलुओं को मैंने अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।